सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के विकास को लेकर के एक मास्टर प्लान तैयार किया है, जिसके तहत वो हर हफ्ते एक जिले का दौरा करेंगे, वहां की विकास योजनाओं की रफ्तार देखेंगे और जहां जरूरत है वहां सौगात भी देंगे। और उत्तराखंड के विकास को लेकर सीएम का मास्टर प्लान, आज से हर हफ्ते अलग अलग जिलों का वो दौरा करने वाले हैं। आज उधम सिंह नगर में विकास योजनाओं की सौगात देंगे। जिले के दौरे पर विकास कार्यों की समीक्षा बैठक भी सीएम करेंगे। और इसके अलावा अपने दौरे के वक्त मुख्यमंत्री जिला हेडक्वार्टर के कॉलेज में छात्र छात्राओं के साथ बातचीत करने का भी कार्यक्रम उन्होंने रखा है। मुख्यमंत्री के दौरे के अवसर पर जिला स्तरीय समीक्षा बैठक भी आयोजित की जाएगी। और आपको बताएं कि आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उधम सिंह नगर के दौरे पर होंगे। बिल्कुल, और देखिए किस तरीके से स्थलीय निरीक्षण करते हैं, जो योजनाएं पहले से चल रही हैं उनको देखते हैं। तो देखिए, उत्तराखंड के विकास को लेकर सीएम धामी लगातार काम कर रहे हैं। दिल्ली दौरे पर उन्होंने केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर विकास पर मंथन किया, राज्य को आगे ले जाने पर दिग्गजों से बातचीत की, उनकी राय जानी और ऐसी ही तस्वीरें आई। देखिए, कल सीएम धामी केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, गृह मंत्री अमित शाह से मिले। इस मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के विकास के लिए कई जरूरी विषयों पर चर्चा की, बातचीत की। तो ये दो तस्वीरें हैं जहां दो अहम मंत्रालयों से जुड़ी चर्चा में शामिल हुए, जिसमें जल शक्ति मंत्रालय पेयजल और जिस तरीके से उत्तराखंड की एक मूलभूत समस्याओं में पहाड़ों पर पानी पहुंचाना है, उस पर चर्चा की जल शक्ति मंत्रालय की ओर से गजेंद्र सिंह शेखावत केंद्रीय मंत्री से, तो दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की तस्वीरें आई। ये दोनों तस्वीर बेहद अहम। और इससे पहले गुरुवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी और इसके साथ ही केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी से शिष्टाचार मुलाकात भी उन्होंने की थी। देखिए, तस्वीरें हमने आपके सामने रखी। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात की सीएम पुष्कर सिंह धामी ने। इन मुलाकातों के दौरान उत्तराखंड से जुड़ी जरूरी जो मुद्दे हैं, जो विषय हैं, उन पर चर्चा हुई है, बातचीत हुई है। बड़ी खबर मिल रही है देहरादून से। रामविलास यादव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि रामविलास की पत्नी से भी विजिलेंस की टीम पूछताछ की तैयारी में है। रामविलास के परिवार के कई अन्य सदस्यों से पूछताछ हो सकती है। सही जवाब नहीं मिलने पर पत्नी पर भी शिकंजा कसा जा सकता है, इसकी जानकारी मिल रही है। और बहुत जल्द रामविलास को रिमांड पर लेने की भी तैयारी कर रही है विजिलेंस की टीम। तो देखिए, मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। जांच के दायरे में अब पत्नी और परिवार के अन्य लोग भी आ सकते हैं। अगर सही जवाब नहीं मिला, विजिलेंस की टीम को संतोषप्रद उत्तर नहीं मिलता है, तो वो आगे शिकंजा भी कस सकता है। पत्नी और परिवार जनों पर भी ये जांच की आंच बहुत जल्द आ सकती है। ये बड़ी खबर आ रही है। और आपको बता दें कि आय से अधिक 500 गुना अधिक संपत्ति मामले में रामविलास यादव के खिलाफ विजिलेंस ने जांच के बाद ये कार्रवाई की है। बुधवार रात गिरफ्तारी के बाद अब रिमांड पर लेने की तैयारी है। और अभी रामविलास यादव न्यायिक हिरासत में है, लेकिन बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट यह है कि परिवार की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं। पत्नी से पूछताछ होगी और अगर कुछ संदिग्ध लगता है, गड़बड़ लगता है, तो फिर विजिलेंस की रडार पर वो भी होंगे। तो आय से अधिक मामले में फंसे रामविलास यादव 14 दिन की न्यायिक हिरासत में हैं, जेल की सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कह रहे हैं कि प्रदेश के करप्शन को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बिल्कुल, लेकिन इस मामले पर विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस ये सवाल कर रही है कि अगर सरकार भ्रष्टाचार पर इतनी सख्त है, तो लोकायुक्त क्यों नहीं नियुक्त कर देती। आय से अधिक संपत्ति जोड़ने के मामले में आईएएस रामविलास यादव 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में है। उत्तराखंड में पहली बार किसी आईएएस अधिकारी को जेल जाना पड़ा है। मामला बड़ा है, सरकार इसके जरिए संदेश भी कड़ा दे रही है। मुख्यमंत्री का कहना है कि प्रदेश में करप्शन किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगा। भ्रष्टाचार को लेकर हमने पहले दिन से कहा है कि हम इस पर बिल्कुल भी टॉलरेंस नहीं करेंगे और पारदर्शिता के आधार पर सरकार काम करेगी। जो भी कानून के दायरे में आएगा, जो भी कानून के दायरे में कहीं पर गलत पाया जाएगा, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी, चाहे कोई भी। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि सरकार की करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। मतलब साफ है
कि जहां कहीं भी करप्शन होगा कार्रवाई जरूर होगी, मगर कांग्रेस पूछ रही है कि अगर सरकार करप्शन को लेकर इतनी ही गंभीर है तो फिर सूबे में लोकायुक्त क्यों नहीं लागू किया जा रहा है। 2022 में सरकार फिर बन गई, लेकिन लोकायुक्त का कहीं अता पता नहीं है। सरकार जानती है कि अगर लोकायुक्त आएगा तो उसकी जद में सरकार आएगी, इसलिए लोकायुक्त से किनारा कर रहे हैं। रामविलास यादव के परिप्रेक्ष्य में मैं कहना चाहता हूं कि सरकार की कोई भूमिका नहीं है। एक व्यक्ति द्वारा शिकायत की गई और विजिलेंस जांच हुई और उस जांच में जो है रामविलास यादव जो घेरे में आ गए। सरकार बताए ना उनकी क्या उपलब्धि है। रामविलास यादव के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप लगे हैं, जिसे लेकर विजिलेंस ने मुकदमा दर्ज किया था। विजिलेंस ने बीते साल सितंबर में अपनी रिपोर्ट शासन को भेजी थी। इसमें आकलन था कि रामविलास यादव के पास उनके ज्ञात आय के स्रोतों से 547% अधिक संपत्तियां हैं। मुकदमे के बाद विजिलेंस ने उनके लखनऊ, गाजीपुर और देहरादून स्थित आवासों पर छापेमारी की थी। इस दौरान कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किए गए थे। गिरफ्तारी से बचने के लिए रामविलास यादव हाई कोर्ट पहुंच गए थे, लेकिन रामविलास यादव को वहां से भी राहत नहीं मिली, जिसके बाद विजिलेंस ने शिकंजा कसा और रामविलास को 13 घंटे की पूछताछ के बाद पहले गिरफ्तार किया गया, फिर कोर्ट में पेशी के बाद 14 दिन की जेल में भेज दिया गया। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से पंकज राणा के साथ दिल्ली से अविनाश तिवारी की रिपोर्ट। और उधर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या और उनके विभाग सचिव के बीच तनातनी इतनी बढ़ गई है कि रेखा आर्या ने सचिन कुर्वे की एसीआर मांग ली है। और देखिए, इस मामले पर कांग्रेस चुटकी ले रही है। कांग्रेस कह रही है कि मंत्रियों और अधिकारियों में आपसी तालमेल नहीं। उत्तराखंड में एक बार फिर से मंत्री और ब्यूरोक्रेसी के बीच टकराव है। इस बार मामला रेखा आर्य और खाद्य आयुक्त सचिन कुर्वे के बीच हुए विवाद से जुड़ा हुआ है। ट्रांसफर को लेकर मंत्री और खाद्य आयुक्त के बीच का विवाद इस कदर बढ़ गया कि रेखा आर्य ने सचिन कुर्वे की एसीआर मांग ली। रेखा आर्य की नाराजगी इस बात को लेकर है कि उनकी इजाजत के बगैर जिला पूर्ति अधिकारी सहित 5 जिला पूर्ति अधिकारियों के ट्रांसफर कैसे हो गए। मैंने फाइल मंगवाई। फाइल मंगवाने के उपरांत में मुझे ये प्रतीत होता है कि वो इतने जल्दबाजी में थे कि वो किस वर्ष की वह पन्ना तैयार कर रहे थे, उन्हें इस बात का भी मतलब संज्ञान में नहीं था। 2019 का पन्ना बनाकर उन्होंने सारी कार्रवाई करी। मैं समझती हूँ कि इससे साफ पता चलता है कि पूरी तरीके से कहीं ना कहीं संदेह की स्थिति पैदा होती है, कहीं ना कहीं घोटाले की स्थिति पैदा होती है, कहीं ना कहीं एक भ्रष्टाचार की स्थिति पैदा होती है। मंत्री और उनके विभागीय सचिव के बीच तनातनी पर कांग्रेस चुटकी ले रही है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार के मंत्रियों और अधिकारियों में आपसी तालमेल नहीं है। ये समन्वय बनाने की जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार अगर अनावश्यक रूप से ब्यूरोक्रेसी के कार्य में हस्तक्षेप करेगी तो स्थिति पैदा होगी। सरकार को जो है देखना चाहिए कि सरकार का क्या अधिकार है। उस अधिकार क्षेत्र से अगर आप बाहर जाएंगे तो ब्यूरोक्रेसी में और सरकार में टकराव होना सुनिश्चित है। अब ये तो सत्ता में बैठे हुए लोगों को देखना है कि वो कैसा कृत्य कर रहे हैं। मंत्री रेखा आर्य कह रही हैं कि खाद्य आयुक्त ने ट्रांसफर एक्ट का उल्लंघन किया है। उनका तर्क ये है कि शासन और मंत्रालय के अनुमोदन के बगैर ट्रांसफर आदेश जारी करना ट्रांसफर एक्ट से बाहर है। उत्तराखंड में वैसे ही ब्यूरोक्रेसी और जनप्रतिनिधियों के बीच तनातनी होती रहती है। आरोप लगते रहते हैं कि पहाड़ पर ब्यूरोक्रेसी बेलगाम है, तो वहीं अधिकारियों का तर्क रहता है कि काम वही होगा जो कानून के दायरे में होगा। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी की रिपोर्ट। और चलिए, इस बीच आपको एक बड़ी जानकारी दे दे। त्रिवेंद्र सरकार का एक और प्रस्ताव खारिज कर दिया गया है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में 10 गैंडे लाने की योजना का प्रस्ताव खारिज हो चुका है। दरअसल ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि इन गैंडों की देखरेख पर काफी खर्च आ रहा था और इस वजह से आर्थिक भार और सुरक्षा के मद्देनजर इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया। 10 गैंडों पर करीब इनकी देखरेख को लेकर के 4 करोड़ सालाना का खर्च आना था। त्रिवेंद्र सरकार में यह फैसला लिया गया कि असम से इन गेंडे को लाकर के टाइगर रिजर्व में लाया जाए ताकि बायोडाइवर्सिटी बढ़े, थोड़ी और प्रजातियों को इंट्रोड्यूस किया जाए। लेकिन फिलहाल ये
पूरी योजना जो है खारिज की जा चुकी है। देखिए, रुड़की में नगर निगम की बैठक में एक बार फिर से हंगामे की खबर है। ये पूरी बैठक हंगामे के भेंट चढ़ गई है। नगर निगम बोर्ड की बैठक के दौरान हंगामा देखने को मिला और पार्षदों का कहना है कि बैठक में कोई सक्षम अधिकारी है ही नहीं। इसी वजह से इस बैठक को लेकर के बजट पर चर्चा ही नहीं हो पाई। और वहीं मेयर आरोप लगा रहे हैं कि पार्षदों को हंगामा करने के अलावा दूसरा कोई काम नहीं है। कुछ पार्षदों द्वारा पूर्व में जो नगर निगम का बजट था उसको रोकने का काम किया गया था। आज पुनः हमने बजट बैठक रखी थी, बजट को हम लेकर के आए थे और बजट बैठक के अंदर हमने बजट रखा और फिर दोबारा उन पार्षदों द्वारा शहर का बजट रोक लिया गया है। निर्माण कार्य वास्तव में प्रभावित होंगे और नगर निगम संबंधित आम जनता की सुविधा के जितने कार्य हैं वो सब बाधित होंगे। 2022 को जो बोर्ड की बैठक हुई थी उसमें बजट को स्थगित किया गया था। जब बजट स्थगित होने के बावजूद भी इन्होंने 15 करोड़ रुपए के लगभग कार्य नगर निगम में किए हैं जो बिल्कुल नियम विरुद्ध हैं। वो कार्य क्यों किए गए, यह उत्तर हम एमएनए साहब से चाहते थे। एमएनए साहब नहीं थे। हमने 10 दिन के लिए फिर दोबारा से बजट को स्थगित किया। और देखिए, 13 जुलाई को शुरू होने जा रही कांवड़ यात्रा को लेकर हरिद्वार प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसे लेकर हरिद्वार में प्रशासन और धर्मशाला से जुड़े व्यापारियों की बैठक हुई और इस बैठक में व्यापारियों से सुझाव मांगे गए हैं। और बैठक के दौरान व्यापारियों ने ई रिक्शा, ऑटो से लगने वाले जाम, ऑनलाइन ठगी और अतिक्रमण जैसी कई समस्याओं को सामने रखा। इनके कंसर्न को भी हम लोग जाने और अपनी बातें भी रखें कि कांवड़ के दौरान हमें कैसा कैसा सहयोग इनसे चाहिए। एक ये नॉर्मल बैठक का दौर चल रहा है। लगभग सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं कांवड़ से रिलेटेड, उनसे सबसे बातचीत होगी। आज इन्होंने कुछ इशूज अपने रेज किए कि इनके साथ ऑनलाइन फ्रॉड हो रहा है। उसके लिए इनको बताया गया कि आप क्या क्या बैंक में क्या क्या अपने प्रिकॉशंस ले। सामान्य रहने की वजह से उम्मीद ये है कि कांवड़ यात्री बड़ी संख्या में हरिद्वार पधारेंगे, तो ये निश्चित रूप से बड़ी चुनौती तो होगी ही होगी। लेकिन साथ साथ दूसरी दिक्कत हरिद्वार में ये भी है कि हरिद्वार में जो ट्रैफिक को लेकर परेशानी आ रही है बार बार, उसको लेकर जब तक एक वृहद कार्य योजना नहीं बनाई जाएगी तो निश्चित रूप से कांवड़ हो या अन्य सोमवती अमावस्या या अन्य मेले हों, उन पर ये परेशानी हमेशा बनी रहेगी। चित्रकूट के घाट पर भाई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर। रामचरितमानस की चौपाई के साथ जहन में राम और उनके वनवास की पूरी कहानी मानो चित्रित हो जाती है, सामने आ जाती है। और धर्मनगरी चित्रकूट में प्रभु राम से वनवास के दौरान करीब 11 साल उन्होंने बिताए, जिसकी वजह से यहाँ का अपना धार्मिक महत्व है। खासतौर पर शाम को होने वाली यहाँ की आरती, जिसमें देश विदेश से आकर लोग हिस्सा लेते हैं। चित्रकूट मंदाकिनी नदी के किनारे पर बसा भारत के सबसे प्राचीन तीर्थ स्थलों में से एक। मंदिर, आश्रम और चारों ओर विंध्याचल पर्वत की श्रृंखलाएं, जहां तक नजर जाए बस हरियाली ही हरियाली। पौराणिक मान्यता है कि श्री राम ने वनवास काल का सबसे ज्यादा वक्त चित्रकूट में बिताया था। ऐसे में यहाँ की अपनी मान्यता है, पूरे साल श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहता है। 2019 से ट्रस्ट बन गया मां मंदाकिनी सेवा ट्रस्ट, जो 5 आरती जैसे बनारस में होती है उसी तरह की आरती होती है। पर्यटक का आवागमन तो ज़्यादा हुआ है। मंदाकिनी के तट पर हर शाम होने वाली आरती में शामिल होने के लिए पूरे भारत से श्रद्धालु आते हैं, जो धर्मनगरी में आरती कर खुद को कुदरत के बेहद करीब पाते हैं। चित्रकूट की पौराणिक कथाएं हैं। संतों की नगरी को समझना है तो राम घाट से बेहतर कोई पाठशाला नहीं, कोई साहित्य नहीं। अलहड़ जिंदगी देखनी है, फक्कड़ दर्शन समझना हो या मोक्ष की मीमांसा करनी हो, सब इन घाटों पर रचा बसा है। करीब 38 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला चित्रकूट प्रकृति और ईश्वर की अनुपम देन है, जिसकी तारीफ करना खुद श्रद्धालु भी नहीं भूलते।
प्राचीन जिस बारे में जैसे सुना था उस टाइप से बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे आके बहुत अच्छा मतलब धार्मिक स्थल है और बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगा यहाँ के लोगों को। आरती बहुत अच्छी लगी। बनारस में भी देखे हैं, यहाँ भी देखे हैं। यहाँ बनारस का सेम है। यहाँ काफ़ी अच्छा लगा। यहाँ थोड़ा भीड़ कम होने का तो आदमी पास से देख लेता तो ज़्यादा अच्छा लगा। धार्मिक नगरी होने की वजह से चित्रकूट में भजन और कीर्तन के दौर पूरे दिन चलते हैं। साधु संतों का जैसा जुड़ाव अयोध्या, काशी और मथुरा से है, वैसी ही मान्यता चित्रकूट की भी है। एबीपी गंगा के लिए चित्रकूट से जियाउल हक की रिपोर्ट। वहीं उत्तराखंड में ऐसे कई वाटरफॉल हैं जो दुनिया की नजरों से ओझल हैं और ऐसा ही एक वाटरफॉल बद्रीनाथ धाम के पास है जिसकी मान्यता काफी प्राचीन है। रिपोर्ट देखिए। चार 400 फीट की ऊंचाई से गिरते वसुंधरा वाटरफॉल को जो कोई देखता है वो इसका मुरीद हो जाता है। वसुंधरा वाटरफॉल इतना खूबसूरत है, सैलानी इसकी तरफ खींचे चले आते हैं। ये वाटरफॉल बद्रीनाथ धाम से करीब 8 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। बद्री धाम के कपाट खोलने के बाद से अब तक यहाँ 8000 यात्री आ चुके हैं। यहाँ पर आने के बाद एक असीम सी शांति मिलती है। आराम से आ सकते हैं और जो भी लोग बद्रीनाथ जी के दर्शन करने आते हैं या माना आते हैं उनको वसुंधरा जरूर आना चाहिए। बहुत ही पवित्र स्थान है। यहाँ आके आपको एक अलग ही अनुभूति होगी। इस वाटरफॉल को देख सैलानियों को जो खुशी मिलती है उसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। इस झरने का जिक्र पुराणों में भी मिलता है। कहा गया है इस वाटरफॉल के पानी की छींटे पड़ने से मनुष्य के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। वाटरफॉल तक पहुंचने के लिए माणा गांव से घोड़ा खच्चर और डंडी कंडी की सुविधा उपलब्ध है। इसके साथ ही सैलानी पैदल भी आ सकते हैं। एक मान्यता ये भी है स्वर्गारोहण के दौरान इस झरने में ही सहदेव ने अपने प्राण और अर्जुन ने अपना धनुष गांडीव त्यागा था। एबीपी गंगा के लिए जोशी मठ से रणजीत रावत की रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।